अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आवाज़ क्लियर है? मुझे एक्नॉलेज कर दो अगर आवाज़ क्लियर है तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। Yes, वालेकुम voice. सलाम, ठीक है। अच्छा जी, टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिजिकल केमिस्ट्री के हवाले से। टॉपिक बहुत इजी है, एटम। टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ क्या इनऑर्गेनिक पोर्शन है। हम जो स्टार्ट करेंगे वो इनऑर्गेनिक पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, जिसकी बेसिक डेफिनेशन पहले हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फर्दर जितनी भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसके ऊपर आएंगे। ओवरऑल टॉपिक जो है वो एटम ही है, जो आज इंशाल्लाह ताला देखेंगे कितना कवर होता है। लेकिन उससे पहले जो एटम, मॉलिक्यूलर, कंपाउंड जो बेसिकली चैप्टर आपका है, या फिर उसके आगे जो बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा उसको मैं एक जनरल डिस्कशन के तौर पे। तो पहली चीज़ तो ये कि इनऑर्गेनिक का पोर्शन है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कि ऐसे सारे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक का मतलब है कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे सारे कंपाउंड जो कि कार्बन हाइड्रोजन होता है जिनके अंदर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऐसे सारे कंपाउंड जो कि कोई भी, जैसे हेलोजन हो गई, जैसे नाइट्रोजन फैमिली हो गई, जैसे ऑक्सीजन फैमिली हो गई, ठीक है, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो आपके पास इनऑर्गेनिक में आते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे, हम सल्फर पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे आपके पास इनऑर्गेनिक के अंदर, पोर्शन के अंदर आ जाते हैं। तो जो शुरू में आपका पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या है, बहुत बहुत इजी चीज़ें हैं। एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, जो आप हमेशा पढ़ते आए हो, ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा हम मजीद डिटेल में आके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि एटम की थ्योरीज जो कि शायद आप नहीं पढ़ते, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी ताकि अब आगे बढ़े। एटम में जो थ्योरी है, थ्योरी जो पहली थ्योरी प्रपोज की गई, हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, डेमोक्रिटस हैं एक साइंटिस्ट, ठीक है, एक फिर आगे जाके उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्होंने जो है वो डिस्कवर किए, जिसमें आपके पास जो है वो जे जे थॉमसन है, जे जे बर्जीलियस हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आपको ऑब्वियसली याद नहीं करना। लेकिन एटम के अंदर आपकी जो पहली थ्योरी थी कि एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल एंड कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, पहली थ्योरी ये आई थी। ठीक है। लेकिन बाद में ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई और न्यू थ्योरी प्रपोज हुई, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स आर नाउ डिवाइडेड इनटू थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल। ये कब डिस्कवर हुआ? जब आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए गए। तो उसके बाद एक जो है वो इस चीज़ को समझने, आपकी कंफर्मेशन हो गई इस चीज़ की कि भाई इट इज़ नाउ बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऑब्वियसली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की सबसे पहले, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, दे बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, पता है हमें, ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद होता है। थोड़ा सा मैं पुरानी चीज़ों का रिव्यू दे रही हूँ ताकि फिर आगे बढ़े। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज हैविंग नो चार्ज। ठीक है। तो प्रोटॉन का आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। जबकि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट और शेल। ठीक, यानी जो आपके पास ऑर्बिट और शेल होता है, अगर हम एटम के स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिटल में पूरा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, हैविंग नो चार्ज। तो इलेक्ट्रिकली स्टेबल इज अ टर्म which is used for these atoms which are having equal number of proton and electron, और ये समझिए कि equal charges। यानी अगर मैं बात करती हूँ प्रोटॉन की, इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और आप फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, आपके पास थ्री प्रोटॉन्स हैं इस एटम के अंदर फॉर एग्जांपल, और इलेक्ट्रॉन भी तीन है। ठीक है। तो ये +3 हुआ और ये -3 हुआ, विच बिकम्स न्यूट्रल। ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली स्टेबल और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल if it is having same number of proton and electron but obviously with opposite charges। ये हम बात कर रहे हैं एटम की।
कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल कहलाता है या न्यूट्रल कहलाता है अगर उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, बट ऑब्वियसली हैविंग ऑपोजिट चार्जेस, एक का प्लस है एक का माइनस है, तब तो ये इलेक्ट्रिकली स्टेबल कहला रहा है और ओवरऑल ये न्यूट्रल है। लेकिन जब हम बात करते हैं आइंस की, तो ये थ्योरी हो जाती है चेंज। आइंस आइंस में क्या होता है, आइंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक आपके पास कैटाइन है, एक आपके पास एनाइन है, ठीक है। कैटाइन का मतलब है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एनाइन का मतलब है हैविंग नेगेटिव चार्ज, राइट। अब ये जो डिफरेंस आता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, ये ऑब्वियसली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो आता है। कैसे, वो मैं भी आपको लिख के भी बता दूंगी। पहले हम पहली स्लाइड कवर कर लें। क्या है भाई कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स व्हिच आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव एम्प्टी स्पेसेस, ये वाली एम्प्टी स्पेसेस की बात हो रही है, ठीक है, कि यहाँ जो आपके पास अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियस है, और इसके बीच में जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा स्पेस है, एम्प्टी स्पेस कहलाती है। और एक और टर्म जो सुनी होगी पहले भी आपने, कि अगर हम न्यूक्लियर पुल की जो बात करते हैं, तो न्यूक्लियर पुल का मतलब होता है कि यहाँ मौजूद प्रोटॉन्स हैविंग पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में ऑब्वियसली अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये कहलाता है न्यूक्लियर पुल, जो कि उतना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। क्या बोला मैंने, कि अगर न्यूक्लियर पुल ज्यादा है दैट इज इंडिकेटिंग द साइज ऑफ एटम, जो कि कम होगा। जब साइज कम होगा, यानी अगर मैं बात करती हूँ स्मॉलर साइज की, मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगी अभी, तो स्पेस कम होगा बीच में। जब ये स्पेस कम हो जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दे आर मच क्लोजर, और अगर ये क्लोज होंगे तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा, दोनों में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये साइज बड़ा है एटम का, ठीक है, तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब दूर है प्रोटॉन से, ठीक है, स्पेस बढ़ गई बीच में, एम्प्टी स्पेसेस। तो ये थ्योरी है यहाँ पर। न्यूक्लियर, ये रहा आपका ये वाला पॉइंट, कि न्यूक्लियर न्यूक्लियस हैज एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑब्वियसली न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां पे। तो ओवरऑल एटम के ऊपर क्या चार्ज हुआ, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल ओवरऑल क्या चार्ज हुआ, पॉजिटिव, ठीक। ये इसका इसकी जस्टिफिकेशन पॉइंट आ गया कि द protons have a positive charge and the neutrons have a neutral charge. फिर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन ऑर्बिटल्स इन द एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये चीज हमने यहाँ क्लियर कर ली, ठीक है। अच्छा, जो चीज मैं आपको बता रही थी, थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ अभी। जी, तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन की, ठीक है, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास है 12, एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन के एटम की बात हो रही है या आयन की बात हो रही है। एटम की बात हो रही है तो ये डिफरेंस आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नंबर, इसमें चेंज आ जाएगा। या अगर मैं बात कर रही हूँ आयन की, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा। तो अगर मैं कार्बन के एटम की बात करती हूँ तो प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं, 6, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन बताता है। एटॉमिक नंबर क्या है, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डेफिनेशन क्या है या फॉर्मूला क्या है एटॉमिक नंबर का, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है अगर हम एटम की बात कर रहे हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 12 की, तो 12 इज एक्चुअली द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन भी 6 है, और अगर मैं +6 कर दूं विच इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आपका 12 बन जाता है, ठीक है। या ये कहलाता है एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास का मतलब, अगर हम बात करें हैं एटम की, तो एटम के अंदर जो मौजूद है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास बेसिकली 12, ये इस न्यूक्लियस को देख के बताया जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली वो यहाँ मौजूद है। तो ये एटॉमिक नंबर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिकेशन ऑफ और फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पूछती हूँ कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सवाल ये है। क्योंकि हम अगर कार्बन की बात करें तो पहला आ गया शेल ये, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं हम, ठीक है। कार्बन के एटम की बात हो रही है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में फिर 8 आते हैं, और इसी तरह आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो कौन से फॉर्मूले से, 2n स्क्वायर, ठीक है।
2n² का मतलब n इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ शेल, ठीक है। n क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट शेल में एक अगर है तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया? 2 हो गया, यानी n की जगह मैं प्लेस कर दूं 1। या फिर मैं सेकंड शेल की बात करूं तो n की जगह मैं प्लेस कर रही हूँ 2, तो 2 2 4, 4 2 8। इसी तरह आप कैलकुलेट करते रहते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम प्लेस कर सकते हैं। ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए 6 में से, ठीक है। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट करने के लिए हम ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर को देखेंगे। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल में आ गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। यानी कि वैलेंसी कितनी है कार्बन की? अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी की डेफिनेशन है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द वैलेंसी ऑफ कार्बन या एनी एलिमेंट। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के लास्ट शेल में मौजूद है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, होने चाहिए 8। क्या आपको पता है लॉ ऑफ ऑक्टेव? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? क्या है लॉ? लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बेसिकली कहलाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने मौजूद हैं? 4। कितने और चाहिए? 4। यानी या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, ठीक है। तो वैलेंसी कार्बन की +4 भी हो सकती है और -4 भी। अब +4 -4 बोलूँ या पार्शियल बोलूँ? पार्शियल का साइन इस तरीके से होता है। पार्शियल प्लस पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? कार्बन इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ विच बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, which is based on the theory of having mutual sharing of electron, right? क्या है कोवेलेंट बॉन्ड? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग में इन्वॉल्व है, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज गेन वाला मामला है ही नहीं ना। यहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड है। Miss, can you explain me the what partial means? Because हाँ मैं I बिल्कुल, didn't actually did O levels. I did metric. ओके ओके ओके, मैं पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक क्लियर है? इस पॉइंट के अलावा बाकी सब क्लियर है? Yeah, yeah, yes. ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं किसी आयोनिक बॉन्ड की, यानी अगर मैं आयोनिक बॉन्ड, बड़ा सिंपल सा हमारे पास एग्जांपल होती है NaCl, ठीक है। तो NaCl में कंप्लीटली आपके पास एक पॉजिटिव आयन है और यहाँ आपके पास नेगेटिव आयन है। एक बात और याद रखने की है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वन एंड द अदर वन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वन, ठीक है। तो अगर एक कंपाउंड है जो कि आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन होती है bond which is formed because of the complete transference of electron। यानी यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि सोडियम कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और क्लोराइड उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये कॉन्सेप्ट है आइंस का। तो ये 2 आइन बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज क्लियर है? Yes. जी। तो अब पार्शियल पे आ जाते हैं। पार्शियल में ये होता है कि अगर मैं बात करती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एग्जांपल आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं करे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन होती है कोवेलेंट बॉन्ड की म्यूचुअल शेयरिंग। मैं कार्बन डाइऑक्साइड से भी इजी एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आसानी हो आपको। हम बात कर लेते हैं NH3 की, अमोनिया गैस, ठीक है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स होती हैं। थोड़ा सा आपका ये जो आगे टॉपिक आना है मैं वो भी यहाँ पे थोड़ा कवर कर रही हूँ, जो कि एटम से रिलेटेड है। फिर बॉन्डिंग के अंदर आएगा, बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, तो मैं वो थोड़ा सा वो भी आपको बता रही हूँ ताकि आगे जाके फिर वो आसानी हो। NH3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मौजूद है इसमें, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखने की ये है कि जब भी नॉन मेटल्स होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, आप अपने साथ पीरियोडिक टेबल भी रखें ताकि उसमें आसानी हो। नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जो मेटल होते हैं, मेटल नॉन मेटल, यानी सोडियम इज अ मेटल, क्लोराइड इज अ नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है और 2 नॉन मेटल्स के बीच हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
तो यहाँ पे अगर मैं आपको NH3 की एग्जाम्पल दे रही हूँ तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो मैं आपको यहाँ पे बना के अब दिखाऊंगी बॉन्ड, ये आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड में डबल होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन होता है ग्रुप 5 में। ठीक है, ग्रुप 5 का मतलब इसके लास्ट शेल में होते हैं, यानी ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ये पॉइंट भी याद रखिए। जो भी ग्रुप नंबर है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, तो ग्रुप 3 है अगर, तो उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 5 है, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5, तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 1 ये हो गया। ठीक। फिर मैं बात कर रही हूँ किसकी? हाइड्रोजन की। यानी मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन में ऐड करके आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, ताकि सेपरेटली भी समझ आ जाए, और फिर जब हम NH3 का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कहलाती है वो बनाएंगे तो वो भी फिर समझ आ जाएगी। तो जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ये जो हमने लॉ की बात की कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाजमी होने चाहिए। तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट होगा, किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट होगा, लेकिन हाइड्रोजन का होता है डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाजमी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाजमी होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं NH3 ड्रॉ कर रही हूँ, तो NH3 कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, शेयरिंग हो रही है यहाँ पे बिकॉज इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक, इसको मैं एक डॉट की तरह पे समझ लो, यानी ये डॉट है और ये क्रॉस है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कहलाती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है, एक हाइड्रोजन का ये है। ठीक इसी तरह नाइट्रोजन का ये है और हाइड्रोजन का ये है। अब यहाँ पे आप गौर करें कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 कैसे थे मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ भी कर देती हूँ। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक, तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और लास्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर रही यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वर्बली, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन में से एक शेयरिंग यहाँ हो गई, एक शेयरिंग यहाँ हो गई नाइट्रोजन की, और एक शेयरिंग यहाँ हो गई। ठीक, ओवरऑल देखा जाए तो हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, बिकॉज शेयरिंग का मतलब है कि मैं हाइड्रोजन के लास्ट शेल में इस दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकती हूँ। तो ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट, और इस हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 5 थे। एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, और एक यहाँ शेयर हो गया, अभी भी 2 बच गए। तो यही रीजन है कि हम NH3 यानी कि अमोनिया गैस बेसिक नेचर रखती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चार्ज अपेयर होने की कैपेसिटी है, वो चार्ज कहलाता है पार्शियल पॉजिटिव। और पार्शियल पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी किसी भी और दूसरे नॉन मेटल के साथ या कोई और एलिमेंट के साथ ये एन या ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है। ठीक है, तो जो एटम शेयर या डोनेट करने की कैपेसिटी रख रहा है, डोनेट करने की कैपेसिटी रख रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर शेयर कर रहा है किसी और के साथ तो पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है कि उसने कंप्लीटली डोनेट नहीं किया इस इलेक्ट्रॉन को, बल्कि फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया, तो क्लोरीन जो है वो इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड शेयर कर रहा होगा। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग में आ जाएंगे क्लोरीन के साथ। तो जब भी हम शेयरिंग की बात करते हैं, लेकिन शेयरिंग के अंदर भी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन होता है नेगेटिव। तो क्लोरीन कहलाएगा यहाँ पार्शियल नेगेटिव, और नाइट्रोजन कहलाएगा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज दे बोथ आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीटली ट्रांसफरेंस नहीं है, कंप्लीटली ट्रांसफरेंस यहाँ पे थी NaCl में। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस थी, तो मैं इसको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव कह रही थी, आयनिक बॉन्ड बन रहा था। जबकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होती है, बट स्टिल इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट वही मौजूद है। यानी नाइट्रोजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव कहला रहा है, ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये स्लाइटली इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया, तो ये पार्शियल नेगेटिव कहला रहा है। पार्शियल इसीलिए क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes. ठीक है, अच्छा, बैक टू द टॉपिक ऑफ एटम।
कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं पहले वो बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एक नई जो टर्म थी आइंस वाली, एटम और आयन वाली, वो चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर मैं एटम की बात कर रही हूँ कार्बन के, तो ये इसकी सिचुएशन है कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 6 होंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन और वही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी 6 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। एटम की बात कर रहे हैं अगर हम। और अगर हम प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, तो न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? 12 - 6, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक, एक ही चीज हो गई। अच्छा, लेकिन अगर एटम का आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट नहीं करना, आपको आइंस का करना है। यानी मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, क्लोरीन, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो इस माइनस का क्या मतलब है आपको पता है? कि मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। एक्सेप्ट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। दैट मीन्स अगर क्लोरीन का एटॉमिक मास था 35, ठीक है 35, और यहाँ पे था कुछ 17.5 या 13, एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं है, 35.5 और 17 होता है मेरे ख्याल से। 17 की अगर मैं बात करूँ तो 17 इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट अगर बात हो रही है आइंस की, तो आपने अभी कहा कि एक इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन अब 17 नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 18। दैट मीन्स कि अगर हम एटम के इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की बात करते हैं तो दे बोथ आर सेम। अगर मैं सिर्फ क्लोरीन लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है क्लोरीन, Cl, ओनली Cl, और लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही बताओगे, विच इज 17। लेकिन अगर क्लोरीन के ऊपर माइनस का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब प्रोटॉन तो वही है, 17 ही है प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको दूंगी भी, आपने सॉल्व करनी होगी, तो नोट कर लो अगर आपको करना है अभी। सोडियम ले लो आप एक एग्जांपल, जिसमें सोडियम का आयन है आपके पास Na+, फिर आपके पास है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के अंदर भी आपके पास आयन है, एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3। ठीक है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप थर्ड, ए ग्रुप, 3A ग्रुप। एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, फिर आप कार्बन का कैलकुलेट कर लो, आप नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर लो, आप ऑक्सीजन आयन का कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये नोट डाउन कर लो आप, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, और मजीद एग्जांपल्स भी होंगी, मैं इंशाल्लाह साथ साथ दे दूंगी मैं। हम बात कर रहे थे एटम की और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसमें पहला जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का पॉइंट था वो हो गया क्लियर, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करता है। सेकंड आपके पास आयंस वाली चीज थी, वो आपकी क्लियर हो गई कि एक कैटायन होता है एक एनायन होता है। ठीक है, देन वी हैव, स्क्रीन शेयर कर लूं पहले, एक सेकंड। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। अब चार्ज की बात तो हो गई कि भाई प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इसका कुछ मास भी होता है, ठीक है, विच इज फिक्स्ड। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जो कि फिक्स होगा, कोई ना कोई वेट होता है, जो आप आगे टेबल है जो आप मतलब इस टेबल से याद कर सकती हैं इजिली। चार्ज की हम बात करते हैं तो चार्ज आपको पता है, ठीक है, और हम रिलेटिव मास की बात करते हैं, तो प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का डेसिमल में भी होता है काफी जगह पे, काफी जगह में फ्रैक्शन में भी लिखा हुआ होता है। तो ये एक फिक्स मास है विच इज कांस्टेंट। सारे एटम सारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के एक की बात हो रही है ये। ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, तो ये भी, इनके चार्जेस और इनके मासेस भी बढ़ते चले जाएंगे। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो सेकंड पॉइंट है आपका कि these subatomic particles are so small that it is not possible to measure their masses and charges using conventional unit, that is gram or coulombs। ठीक है, आप पढ़ते हो ऐसा यूनिट पढ़े होते हो फिजिक्स के अंदर, जो कि सिस्टमिक इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है, इसमें ग्राम है, इसमें किलोग्राम है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम कोई यूनिट नहीं दे रहे हैं, आप देख सकते हैं टेबल में, हम कोई यूनिट यहाँ पे नहीं दे रहे इन मासेस को या चार्जेस को। इसका रीजन ऑब्वियसली यही है कि दे आर सो नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, इजिली इग्नोर किया जा सकता है, इतने कम इनका, इतना स्मॉल इनका साइज है या इनका इन पार्टिकल का वेट है, कि एज सच कोई हम इनको यूनिट में नहीं मेजर कर रहे हैं, इनकी मेजरमेंट बहुत डिफिकल्ट है। तो एक थ्योरेटिकल वे में हमने इसको ये वैल्यू दे दी है या ये वैल्यू दे दी है, और ये हम याद कर रहे होते हैं एज इट इज थ्योरी, इसकी कोई ऐसा एज सच कोई इतना डीप में जाके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो फिर हम बात कर लेते हैं कि देयर masses and charges are compared to each other and so are called as relative atomic masses, relative atomic charges. अच्छा, ये जो relative term है, कहीं पे भी ये relative term आएगी तो आप कंपैरिजन कर रहे होगे लाजमी। यानी अगर मैं बात करती हूँ relative atomic mass की और atomic mass की, तो अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास कह रही हूँ तो इट्स 12, ठीक। या अगर मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कह रही हूँ तो इट्स 14। देखिए, एक टर्म होती है आपकी, आपके ओ लेवल्स में भी होती है और आपके मैट्रिक सिस्टम में भी होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव फॉर्मूला मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव टर्म निकली है रिलेट करने से, और रिलेट का मतलब है कंपेयर करना। और जब भी आप कंपेयर करते हो किसी भी एलिमेंट के मास को, एटॉमिक मास को, तो आप उसको हमेशा कंपेयर करते हो कार्बन के एटॉमिक मास से, कार्बन 12 से। ये टॉपिक आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि अगर हम कभी भी कंपेयर करते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन को कंपेयर कर रहे हैं तो किसके एटॉमिक मास से, कार्बन। कार्बन इज अ स्टैंडर्ड, ठीक है, कार्बन इज अ स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मासेस। तो कार्बन 12 इज एटॉमिक मास, कार्बन का 12 होता है। उसको आप जब भी कंपेयर कर रहे होते हो किसी भी एटॉमिक मास से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एनी एलिमेंट, तो वो कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव टर्म इज फॉर कंपैरिजन। तो हम क्योंकि यहाँ पे कोई कोई मास का, कोई मास या चार्जेस को कोई यूनिट नहीं दे रहे, तो हम जस्ट वी आर जस्ट कंपेयरिंग देम विद ईच अदर, ठीक है। एंड सो आर कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक चार्जेस, ठीक है। आपस में ही कंपेयर करके हम इसको ये नाम दे रहे होते हैं। तो ये बस आप टर्म याद रखो, इतना काफी है, और इसकी वैल्यू ऑब्वियसली। फिर हम बात करें कि these are not actual charges and masses but charges and masses of particle relative to each other, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि protons and neutrons have a very similar mass, so each is assigned a relative mass of 1। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में, यानी आप ये समझ लो कि 0.997 है एक का, तो एक का है 0.99998। तो ये ऑब्वियसली कंपेयर मैंने किया तो इट्स ऑलमोस्ट 1। तो ये कंपैरिजन की वजह से इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक चार्ज कह रहे हैं, और हम इसको होल नंबर में लिख रहे हैं 1। तो इसको इतना ज़्यादा इसमें कोई ऐसी थ्योरी नहीं है बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके, इसको बस ऊपर ऊपर से इतना याद रखना है कि इट हैज़ दिस एटॉमिक मास, ये है इसका एटॉमिक चार्ज ये है, और उसको हम रिलेटिव इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वी आर कंपेयरिंग ईच अदर, वी आर कंपेयरिंग देम विद ईच अदर, ठीक। Then we have electrons, which are 1836 times smaller than a proton and neutron, so their mass is often described as being negligible। लाजमी बात है कि अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूं which is having one relative mass, और मैं इसको कंपेयर करूं इलेक्ट्रॉन से which is 1/1836, तो लाजमी बात है ये 1 के कंपैरिजन में इंतहाई नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। तो मैं इसको इसी तरीके से कंपेयर करके याद करूंगी, अब आपको मैं बता रही हूँ इस वक्त, तो फिर आप इतना ही सिर्फ इसकी वैल्यूज के हिसाब से याद रखो। इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो है रिलेटिव मास एंड चार्ज का जो रिलेशनशिप है, जो आगे आएगा अभी। तो अगर हम बात करते हैं अगेन, जो अभी हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात की, तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो आप यूज कर रहे होते हो मास नंबर के लिए, ठीक है, या एटॉमिक मास के लिए। तो मैं बोलती भी जा रही हूँ, आपको अगर नोट करना है तो आप नोट करो। एटॉमिक नंबर जो है आपके पास, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ओ आर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी एक ही डेफिनेशन है, एक ही नाम है, एटॉमिक नंबर कहलाता है, या हम प्रोटॉन नंबर भी इसको कह सकते हैं, सिंबल दिया हुआ है जेड, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं मास नंबर की या एटॉमिक मास की, तीन नाम है उसके, ठीक है। एटॉमिक मास, या मास नंबर, या न्यूक्लियॉन नंबर। तीनों तरह से आप इसको याद कर सकती हो, कहीं पे भी कोई भी टर्म यूज हो सकती है, ठीक है। मास नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, ठीक है। और एक और टर्म होती है एटॉमिक मास। क्या है भाई डेफिनेशन, क्या है या फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस इंडिकेट कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और सिंबल इसका जो हम दे रहे हैं वो ए दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने अभी आपको अभी कैलकुलेट करके बताया था, ठीक है, ये वही चीज़ है, ये चीज़ कवर हो गई। ठीक, आगे आ जाते हैं। मास, चार्ज इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हमने मास और चार्ज तो ऊपर पढ़ लिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 1 था, 1/1836। इलेक्ट्रॉन का मास था, चार्ज आपको पता है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली। अब बात हो रही है कि मास एंड चार्ज का आपस में रिलेशनशिप, जो शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा हो या आप पढ़ेंगी, थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी समझ लेंगे ताकि वहाँ पे भी आसानी हो। तो मास एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मास ऑफ एन एटम, यहाँ जो जो फर्स्ट पॉइंट है, द मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये आपको पता है। एटॉमिक मास हम कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, विच इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जितना भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, बेसिकली वो डिफाइन कर रहा है एटॉमिक मास को, ठीक है, या मास नंबर को, या मास ऑफ एन एटम को, या न्यूक्लियन नंबर को, बहुत सारे नाम है इसके। बिकॉज द न्यूक्लियस कंटेन्स द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आपको पता है 1/1836 फ्रैक्शन में
अगर आप इसको डेसिमल में करो तो इट्स लाइक 0.00 समथिंग, तो ऑब्वियसली वो कम है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास कम है। सबसे ज्यादा हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, विच इज 1 ईच, राइट। तो ये मास बेसिकली कौन बता रहा होता है पूरे के पूरे एटम का। अच्छा, थोड़ी देर में मैं क्लास जो है वो 10 मिनट बाद रीस्टार्ट करूंगी क्योंकि टाइम इसका पूरा है, ठीक है। तो 7:40 पे आपको रीज्वाइनिंग करनी होगी, ठीक है भाई। तो बात हो रही है कि हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि ऑब्वियसली प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस ही है जो कि मास डिफाइन कर रहा है उस पूरे एटम का, यानी एटम का जो भी मास है वो उस न्यूक्लियस की वजह से है, बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर हैविंग वन 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 मास ईच, राइट। जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली नेग्लिजिबल। ये बात हमने शुरू में ही पढ़ी। फिर आ जाइए आप, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, अभी हमने अभी पढ़ लिया प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है, ये पॉइंट कवर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंट्रीब्यूटिंग very little to its overall mass but creating a cloud of negative charge। यानी इलेक्ट्रॉन की अगर इम्पोर्टेंस पूछी जाती है तो इम्पोर्टेंस क्या है कि इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन एनी वेटेज की बात अगर की जाए तो इट हैज नो कंट्रीब्यूशन, राइट। मास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पूरे के पूरे एटम के, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज जरूर अपेयर हो रहा है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, मैंने आपको जो व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड इट इज व्हाट होल्ड्स एन एटम टुगेदर। ये वही चीज है जो हमने अभी ड्रॉ की थी और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर है ये, कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव है कहीं ना कहीं क्योंकि प्रोटॉन मौजूद है, और ये है नेगेटिव। इसके बीच में जो अट्रैक्शन है, पहली बात वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहला रही है, और इस अट्रैक्शन की वजह से ही एटम का स्ट्रक्चर स्टे कर रहा है या होल्ड हुआ हुआ है, लाजमी बात है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इज हैविंग अ रिपल्शन और अट्रैक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग इज हैविंग अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन मौजूद है पॉजिटिव और नेगेटिव में, जिसकी वजह से एक एटम का एक स्ट्रक्चर स्टे कर रहा है, मौजूद है। तो ये वो पॉइंट हो गया। आगे आ जाते हैं, बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ये हो रही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऑब्वियसली करंट अप्लाई करें, ठीक है। और करंट आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहा जाता है, ठीक है। या अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें तो उसके परस्पेक्टिव से भी देख लेंगे कि क्या बिहेवियर हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल का, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। अभी तक सब क्लियर है? कोई सवाल? No, everything's good. ठीक है, अच्छा टाइप भी कर देना क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे जो है वो क्लियर नहीं है। आप भले म्यूट कर दो और आप टाइप करके मुझे बता दो, ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, बात हो रही है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे मूव एट द सेम वेलोसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझना, अगेन, अट्रैक्शन एंड रिपल्जन थ्योरी। अगर मैं बात करती हूँ प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों का चार्ज, तीनों का चार्ज डिफरेंट है। इसका तो चार्ज है ही नहीं और इसका चार्ज डिफरेंट है। तो अगर मैं इस पे अप्लाई करती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक प्लेट्स विच आर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो अगर मैं बात करती हूँ पॉजिटिव चार्जेस की, पॉजिटिव प्लेट की, यानी एक एटम मौजूद है, बहुत सारे एटम्स मौजूद है जिसके अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मौजूद है उनके ऊपर। मैं अप्लाई कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स उसके ऊपर अटैच कर रही हूँ, तो लाजमी बात है कि दोनों की वेलोसिटी के ऊपर, यानी क्या नाम है इसकी, स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बिहेव, दोनों डिफरेंटली बिहेव करेंगे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड पास्ट द इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड वेरी इजीली अवे फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें भी नेगेटिव चार्ज है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हमने अभी मैंने बताया आपको कि करंट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और करंट का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस करंट के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और हम जो है वो उसको अप्लाई कर रहे हैं ऐसे एटम के ऊपर जहां ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मौजूद है। तो इट दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल will be moving towards or away, obviously away from the electron प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव की वजह से रिपल्जन थ्योरी आ गई, और डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बहुत इजीली, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दे विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द
फ्रॉम द इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, करंट मौजूद है। जबकि अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स इसकी तरफ मूव करेंगे, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी, तो ऑब्वियसली ये उस तरफ ही मूव करेंगे। तो ये रहा कि दिस प्रूव्स दैट द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड, like charges repel each other. It also shows the electrons have a very small mass as they are easily deflected. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगी, पहले मैं ये पूरी स्लाइड कंप्लीट कर लूँ। A beam of proton is deflected away from the positive plate and towards the negative plate. प्रोटॉन क्या हो रहा है? अवे हो रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट बट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। दिस प्रूव्स दैट द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, are deflected less than electron. This also shows that protons are heavier than electron. A beam of neutron is not deflected at all, which proves that the particle is neutral in character. It is not attracted to or repelled by the negative or positive plate. इसको मैं ड्रॉ करके आपको समझा देती हूँ। और अगर आपको याद हो तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक टॉपिक है जो कि 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी है, 9-10 में। तो होता बेसिकली क्या है ठीक है, होता ये है कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट्स की। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसी तरह ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है। ठीक है, अब ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया, या ये समझ लो आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कवर किया गया कि एटम के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ये हमें पहले से तो नहीं पता था। हमने ऑब्वियसली, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड रदरफोर्ड, उसने जो है एक एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया। कैसे किया, क्या एक्सपेरिमेंट था, वो मैं आपको समझा रही हूँ थोड़ा। ठीक है, अच्छा हुआ ये कि एक जो एटम जब डिस्कवर हुआ, तो एटम की एक समझो एक पूरा बीम ऑफ एटम, ठीक है, बीम ऑफ एटम, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, और ये एक लाइट की तरह ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। जब ये इससे पास किया गया, ठीक है, जब पास किया गया तो हुआ ये कि इसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो इस तरफ मूव कर गए पॉजिटिव की तरफ, कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि यहाँ मूव कर गए नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो कि डिफ्लेक्ट नहीं हुए, किसी भी तरफ मूव नहीं किया उन्होंने, और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले गए। साइंटिस्ट ने क्या इससे डिस्कवर किया कि भाई जो पॉजिटिव की तरफ मूव किया है जिन्होंने, ऑब्वियसली दे विल बी कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन हुई जब भी तो वो पॉजिटिव की तरफ गए। जो नेगेटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुए दे विल बी कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और जो स्ट्रेट चले गए दे विल हैविंग दे विल बी हैविंग जीरो और नो चार्ज। तो बट इस मिस आप कह रही हैं नेगेटिव, मतलब उनके अंदर चार्ज है, बट मतलब नेगेटिव चार्जेस, वाली जो रेज जी जी थी, जी बोलिए। नेगेटिव वाली जो रेज है वो तो मतलब कम ही डिफ्लेक्ट हुई ना, कम रिफ्लेक्ट पॉजिटिव वाली मास की वजह रेज से। जी डिफ्लेक्ट जी हुई जी ना, बोलिए और बोलिए बोलिए बोलिए। नेगेटिव वाली रेज ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई। देखो वो मास की बेसिस पे है, अभी हम सिर्फ चार्ज डिस्कस कर रहे हैं, मास पे मैं अभी आऊंगी। ठीक है, मास की वजह से ज्यादा या कम रिफ्लेक्शन हुई है, क्योंकि जो चीज लाइटर होगी वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, जो हैवियर होगी वो कम रिफ्लेक्ट होगी। उस पॉइंट पे मैं अभी आऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रही हूँ कि उस रे के अंदर तीन चीजें डिस्कवर की गई। एक डिफ्लेक्शन नेगेटिव की तरफ थी, एक डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की तरफ थी, और एक डिफ्लेक्शन नहीं हुई, बिल्कुल स्ट्रेट चला गया। इसकी बेसिस पे चार्जेस डिस्कवर कर लिए गए कि भाई एक जो है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, एक पॉजिटिव और एक नो चार्ज। ये बात क्लियर हो गई? यस। ठीक है, उसके बाद ये था कि जो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट क्या है, वो पॉइंट कि जो आपके पास लाइटर था यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका था 1/1836। ये आप याद रखो ताकि इसको आसानी हो याद, मतलब जो मास के अकॉर्डिंग याद करने में। और आपके पास प्रोटॉन था विच इज हैवियर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव था यानी ये 1 था इसका मास, और ये प्रोटॉन था। इसकी डिफ्लेक्शन कम हुई, इसकी डिफ्लेक्शन कम इसलिए हुई क्योंकि ये हैवी था। जो चीज़ हैवी होगी ऑब्वियसली इसको मूव करना मुश्किल होगा, तो कम डिफ्लेक्शन की वजह से इसको जो है वो क्या बोला गया कि भाई प्रोटॉन जो है वो दे आर हैविंग greater mass as compared to these negatively charged particles which are deflecting very easily। ये बहुत ज्यादा और बहुत easily डिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इनका मास कम है। ये मास की डिस्कवरी है। नेगेटिव चार्ज तो पहले ही डिसाइड हो गया, अब मास की जो डिस्कवरी है उसकी बेसिस पे ये जज कर लिया गया कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है और इसका मास ज्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज रखता है और इसका मास कम है, बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टिंग वेरी इजिली। और ये आपके पास न्यूट्रॉन है ऑब्वियसली विच इज हैविंग द सेम मास एज प्रोटॉन, बट डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इट हैज नो चार्ज। तो ये बेसिकली थ्योरी थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
मैं क्लास जो है वो रिज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्लास एंड करके रिज्वाइन कर लेना ताकि फिर आगे कंटिन्यू करें।